रात ढल आई थी। सालार वापस नहीं लौटा था। जिमल को बेचैनी हो रही थी। वो बाहर लॉन में निकल आई। अब उसकी याद भी आने लगी थी। आज जब नैन ने उसके बारे में कहा कि वो उन खुशनसीब लोगों में से है जिनके शोहर उन्हें सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, तो वो एक गहरी सोच में उतर गई थी। उसका माजी बिल्कुल काबिल जिक्र नहीं था। उसका बाप आज भी उसे बेच देता अगर वो उसे कहीं मिल जाती तो। सालार वो शख्स था जिसने उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया था। ना वो उससे प्यार करता था और ना शायद वो इतनी खूबसूरत थी। और सबसे बुरी आदत, वो कितना डरती थी लोगों से। और उसके बरक्स जब वो सालार पर नज़र डालती तो शायद वो वाकई खुशकिस्मत थी। एक दुनिया जिसको चाहती थी वो उसका था। आंख भर कर उसको देख सकती थी, हक से छू सकती थी, मगर वो उसके काबिल नहीं थी। उसका माजी अफशीन थी और यही हकीकत थी। वो कभी उसको वो माजी नहीं भूलने देगी। जिमल जानती थी। उसने गहरा सांस भरा। आज दिल उसे पुकार रहा था खुद से कि वो सामने आ जाए। अचानक इसी तरह सुबह उसकी बहस हो गई थी उससे, और वो कैसे पट पट सब कुछ बोल गई। उसे दुख हुआ। वो कभी इतनी बदतमीज़ नहीं थी, फिर वो सालार के साथ कैसे इतनी बदतमीज़ी कर गई, जबकि वो गुस्से में आ गया था। उसके लिए उसके घर वाले भी बहुत अहम थे। फिर सब घर वाले उसे कैसे सर आंखों पर उठाए फिरते थे। वो बेहतरीन इंसान था, जबकि वो खुद अधूरी, कई टुकड़ों में बटी, खुद को संभालती, गिरती, संभलती, बस एक आम सी लड़की। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। जिमल मुड़ी और अपने पीछे अफशीन को देखकर एकदम उसका सांस रुका था और सर झुकता चला गया। बहुत खुशी मिली है ना आज तुझे? अफशीन ने उस पर झपटना चाहा कि जिमल चिल्ला कर उससे दूर हुई। मैडम दूर रहे मुझसे, मैं सालार को कह दूंगी। वो अटकते हुए हिम्मत बनाते बोली। अफशीन इस धमकी पर उसकी शक्ल तकने लगी। तेरे जिस्म पर इतने निशान हैं कि वो तुझे देखकर थूकेगा, समझी तू? अगर तुझे लगता है कि तू हूर परी है और वो तेरे साथ सारी जिंदगी गुजारेगा तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ है तू। वो तुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकेगा। ज़रा गौर से कभी खुद को तो देख। मेरे बेटे ने तेरे जिस्म पर कितने अच्छे नक्शो निगार बनाए हैं। तू गंदी नाली का बस एक कीड़ा है। तू सालार के ख्वाब देखना बंद कर दे, क्योंकि जल्दी तो इस महल से धक्के देकर निकाली जाने वाली है। अफशीन उसके नज़दीक तो नहीं आई थी, मगर उसकी खौफ से फटी फटी आंखों में अपने लफ्ज़ों से उठता डर और कांपता वजूद देखकर उसके दिल को तस्कीन मिली थी। सर झटक कर वो उसके पास से चली गई, जबकि जिमल नीचे बैठती चली गई। उस वक्त वो सब जेल में बंद थे। सालार का शदीद मूड बिगड़ चुका था, जबकि उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ने वाला नीला निशान और बाहर तिलमिलाता मीडिया कि आखिर किस बिना पर सालार मुर्तज़ा जेल में है, सब जानने को बेताब थे। उसने एक पुलिस कांस्टेबल को बुलाया और उसे कुछ पैसे रिश्वत के तौर पर लगाए। वो सिर्फ कबीर को कॉल करना चाहता था। ये एसएचओ कोई नया बंदा था, वरना पूरा थाना उसे जानता था। तभी इस तरह की ठरकी हरकत की थी उसने कि उसे उठाकर जेल में बंद कर दिया। आरिस का पीए आफान और कबीर तीनों उससे दूर खड़े थे। कांस्टेबल इधर उधर देखते हुए उसके हाथ में अपना छोटा सा मोबाइल पकड़ा दिया और खुद सालार के आगे आ खड़ा हुआ। मोबाइल के मिलते ही सालार ने फौरन कबीर का नंबर डायल किया तो वो तीनों भी करीब आने लगे, मगर उसकी घूरी पर दोबारा वहीं रुक गए। आरिस तो एक लफ्ज़ भी लबों से आज़ाद नहीं कर सका था। वो तीनों गार्ड्स और जेनी अलग अलग सेल में बंद थे। अभी तक कोई तफ्तीश नहीं की गई थी। सालार ने गहरा सांस भरा। वो हेलो हेलो कह रहा था, नंबर नहीं जानता था। तभी इससे पहले कि वो फ़ोन बंद करता, फ़ौरन से पहले सालार बोला, मैं जेल में हूँ, फ़ौरन मेरे पास पहुँचो। उसने लोकेशन बताकर कॉल काट दी। दूसरी तरफ कबीर पर बिजली की तरह ये खबर गिरी। वो एकदम बेड पर से उठा। सालार की आवाज़ वो लाखों में भी पहचान सकता था। नैन उसके इतने उजलत में भागने पर परेशान हो गई, जबकि कबीर उसकी तरफ देखे बिना बाहर निकला। अलबत्ता पल भर को वो रुका। मैं बाहर जा रहा हूँ, किसी को मत बताना, उसने उसे कहा और वहाँ से बाहर निकल गया। अलबत्ता नैन जानना चाहती थी कि हुआ क्या है, मगर उसके तेज़ी से निकलने पर वो ज़्यादा सवाल नहीं कर सकी और कबीर बाहर निकल गया भागकर। इसी दौरान जैन की भी निगाह कबीर पर पड़ी। वो परेशानी से उसके दौड़ने पर कबीर के पीछे भागा था। बड़े भैया कहाँ जा रहे हैं ऐसे? जैन की पुकार पर कबीर ने सर्द सांस खींची। बैठो गाड़ी में, उसने बस इतना कहा था। जैन गाड़ी में सवार हो गया और कबीर सालार के बताए थाने की तरफ गाड़ी मोड़ चुका था। वो पल के चौथाई हिस्से में सालार तक पहुंच जाना चाहता था। सालार जले पांव की बिल्ली की तरह खड़ा था। 2 घंटे से वो शख्स खड़ा था,
سالار بیٹھ جاؤ، آپ کبیر کو فون کر چکے ہو تو پھر یوں کیوں کھڑے ہو؟ آفان بولا تو سالار ایڑیوں کے بل مڑا اور اس کا گریبان جکڑ لیا۔ باہر سے تمہیں کچھ شور سنائی دے رہا ہے؟ یہاں میری ریپیوٹیشن کی ماں بہن ہو گئی ہے اور تم بکواس کر رہے ہو کہ تم لوگوں کی طرح سکون سے بیٹھ جاؤں میں؟ وہ دھاڑا تھا، دھاڑ اتنی گرجدار تھی کہ تھانے دار ان کے سیل تک آن پہنچا۔ اوئے کیوں چلا رہا ہے تو؟ وہ سالار کو دیکھے بنا بولا تھا۔ عارض ایک دم سے اٹھا۔ سوری سر، اس نے کہا، اور سالار وہ البتہ نہیں مڑا تھا۔ آفان کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بھیا، عارض نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا جبکہ سالار نے وہی ہاتھ کھینچ کر اسے دور کیا اور ایک زوردار تھپڑ عارض کے منہ پر دے مارا۔ عارض ایک پل کو وہیں تھم گیا تھا۔ مجھ سے بکواس مت کرنا۔ وہ اپنے کام کو لے کر بے حد سیریس ہو چکا تھا۔ پی اے تو ایک لفظ بھی نہیں بولا کیونکہ وہ دونوں تو اس کے بھائی تھے۔ شاید رعایت برت چکا تھا، اس کا تو شاید مار مار کر بھرکس نکال دیتا۔ سالار ان تینوں کو وہیں چھوڑ کر پھر سے سلاخوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر کھڑا ہو گیا، جیسے انہیں توڑ کر باہر نکل جانا چاہتا ہو۔ 15 منٹ کے بامشقت انتظار کے بعد کبیر اور زین کو اس نے اندر آتے دیکھا۔ اس کے اندر آگ بھڑکی اور بھڑبڑاتے غصے میں جیسے معمولی سا فرق آیا تھا۔ کبیر سالار کو سلاخوں کے پیچھے دیکھ کر ایس ایچ او پر برس ہی اٹھا۔ اس کا بھائی تھا وہ، اور عارض بھی وہیں تھا، آفان بھی تھا، مگر سالار، اس کی تو بات ہی الگ تھی۔ کبیر کو ایس ایچ او پہچان چکا تھا۔ آخر کو وہ بہت بڑی کمپنی کا سی ای او جو تھا، اور اس سے پہلے بھی ان دونوں کی ملاقات ہو چکی۔ سوری سر، ایس ایچ او نے باقاعدہ خود معافی مانگی اور سالار سمیت سب کو باہر نکال لیا۔ باہر میڈیا اب بھی موجود تھا۔ ان تینوں کو بھی چھوڑ دو۔ پی اے کی جیکٹ میں سے چیک بک نکال کر ایک بڑا اماؤنٹ اس پر درج کر کے سالار بے حد سنجیدگی سے بولا۔ عارض سالار کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ کبیر نے بس اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی، مگر سالار پر اس کی پوری توجہ تھی۔ ایس ایچ او نے مسکرا کر وہ چیک لے لیا اور ان سب کو آزاد کر دیا۔ سالار نے پی اے کی طرف دیکھا۔ سر، آئی ول ہینڈل۔ وہ جلدی سے باہر بھاگا اور میڈیا کو اپنی باتوں میں پھنسایا کہ اسی دوران سالار سر پر کیپ رکھے وہاں سے فوراً نکلا۔ کیمرے کی آنکھ نے اس کا معمولی سا عکس لیا تھا، جبکہ عارض، کبیر، آفان، زین مکمل آئے تھے۔ سالار جلدی سے سیاہ گاڑی میں سوار ہو گیا اور اس سے پہلے کہ میڈیا اس تک پہنچتا وہ بنا کسی کی جانب دیکھے وہاں سے 9-2-11 ہو گیا، جبکہ کبیر نے عارض کو بنا کچھ کہے آفان اور زین کو دوسری گاڑی جو اس نے کچھ دیر پہلے ہی ڈرائیور کو لانے کو کہا تھا اس میں سوار ہونے کو کہا۔ خود بھی وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ البتہ عارض وہیں کھڑا رہا۔ بیٹھو گاڑی میں۔ آفان نے اس کا شانہ ہلایا۔ سنجیدہ تو وہ خود بھی تھا۔ عارض نے آفان کی جانب دیکھا۔ آفان نے نگاہ گھما لی۔ زین اور کبیر چپ چاپ اس کے منتظر تھے۔ شاید گاڑی میں بیٹھا تو گاڑی سپیڈ سے ڈرائیور نے گھر کے راستے پر ڈال دی۔ سالار گھر پہلے پہنچ چکا تھا۔ غصے سے بند گیٹ پر ہی گاڑی دے ماری۔ ایک زوردار آواز پورے گھر میں پھیلی، گویا سب کو اندازہ ہو گیا کہ سالار واپس آ چکا ہے۔ اور دوسری طرف زمل، جو وہیں لان میں روتے روتے اور اس کا انتظار کرتے کرتے جس کی آنکھ لگ گئی تھی، ہڑبڑا کر اٹھی اور کھڑی ہو گئی۔ بہرے ہو؟ سنائی نہیں دے رہا کب سے دروازہ بجا رہا ہوں؟ نیندیں پوری ہو رہی ہیں یہاں نوابزادے کی؟ وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے چلایا۔ زمل اس کی آواز پہچان گئی اور اس کے غصے سے گھبرا سی گئی۔ تھوڑا قریب آ گئی۔ لان کے چوکیدار نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ اس طرح کہ گاڑی زن سے اندر آئی۔ سب کے سب بہرے ہیں۔ وہ بھڑکتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا، کیپ سر پر سے اتار کر زمین پہ دے ماری، بنا ادھر ادھر دیکھے اندر چلا گیا۔ زمل کو دکھ سا ہوا۔ وہ نزدیک ہی تو تھا، چاہتا تو اسے دیکھ سکتا تھا۔ اس نے جھک کر اس کی کیپ کو اٹھا لیا اور شرمندگی سے چوکیدار کو دیکھا جس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ آپ برا مت منائیے گا بابا، زمل نے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ جانتا ہوں بیٹی، سالار باؤ تو کبھی ایسے نہیں بولتے، لگتا ہے آج کچھ ہوا ہے، اس نے کہا اور دوسری گاڑی کے لیے دروازہ کھولنے لگا، جبکہ زمل سر ہلاتی اندر جا چکی تھی۔ سالار سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اس کے قدموں میں بھی غصہ تھا۔ زمل نیچے سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی کبیر کی آواز اسے اپنے پیچھے سے آتی محسوس ہوئی۔ سالار رک جاؤ، بکواس مت کرو مجھ سے۔ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑا۔ تمہیں کس نے کہا تھا جاؤ کسی کے پیچھے؟ وہ بھی ایسے بزدل شخص کے پیچھے؟ کبیر نے بنا عارض کی جانب دیکھ کر کہا۔ چلو میں گدھا ہوں، سرٹیفکیٹ دے دیا تم نے، اب خوش ہو جاؤ۔ وہ وہیں سے دوبارہ بولا۔ زمل نے محسوس کیا تھا کہ وہ بالکل کبیر کی عزت نہیں کرتا تھا، جبکہ کبیر اس پر جان چھڑکتا تھا۔ وہ ایک طرف کھڑی اس کا غیظ و غضب دیکھ رہی تھی۔ چلو تم نے مان لیا نا، آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے گی اب تمہیں۔ اناف کبیر، میرا کریئر داؤ پر لگ گیا ہے۔ آج تک مجھ پر ایک سکینڈل نہیں بنا،
चलो मान लिया तुमने, आइंदा के लिए नसीहत होगी। इनफ कबीर, मेरा करियर दांव पर लग गया है। आज तक मुझ पर एक स्कैंडल नहीं बना और तुम जल्दी पर तेल लगा रहे हो। वो पास पड़ा हुआ वॉज उठाकर जमीन पर फेंकते धाड़ा था। जिमल की चीख ही निकल गई। सबकी नजरों का जाविया उसकी तरफ मुड़ गया, जबकि सालार ने उसकी चीख को कोफ्त से सुना और देखा था। इस लड़की के भी दो चार चमाट लगाकर एक ही बार सारा डर निकाल देना चाहता था वो। मुर्तज़ा उस शोर शराबे को सुनकर बाहर आ गए। मदीहा को सख्त बुखार था, मगर वो भी बाहर उठकर आ गए। रफ्ता रफ्ता सभी बाहर निकल आए। आरिस को देखकर पूरा घर अपनी जगह जम गया। आयत ने बस एक सरसरी निगाह उठाई थी और दोबारा अपने कमरे में चली गई। ये मंजर आरिस के लिए तकलीफ दे था। इस ड्रामेबाजी को बंद करो और चारों मेरे कमरे में आओ। मुर्तज़ा को लगा कि एक बार फिर से सब पहले जैसे हो गए। चारों पर कड़क निगाह डालकर मुर्तज़ा लगा कि एक बार फिर से पहले की तरह हो गए थे। चारों पर कड़क निगाह डालकर वो दोबारा कमरे में जाने लगे कि सालार उनकी बात ना मानते हुए दोबारा अपने कमरे में जाने लगा। सालार, मुर्तज़ा की आवाज़ में तंबीह थी। वो खून का घूंट भर कर रह गया और सबसे पहले तनफन करता मुर्तज़ा के कमरे में चला गया था। आरिस, जैन और कबीर भी मुर्तज़ा के कमरे में आ गए, जबकि आफान अपने घर को निकल गया। मदीहा ने शिद्दत से ये बात महसूस की थी। उनकी ज़रूरत नहीं रही थी कि अब जिमल उनके पास आ गई। ममा, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप रेस्ट करें। उनको पकड़कर दोबारा जैन के कमरे में ले जाते वो बोली। नैन ने भी वहाँ जाना ज़रूरी समझा, जबकि बाकी सब रफ्ता रफ्ता अपने कमरों में चले गए। वो चारों अलग अलग सोफों पर बैठे थे, जबकि मुर्तज़ा रोलिंग चेयर पर। चारों के सर झुके हुए नहीं थे। वो जानते थे कि चारों ही ऐसा काम नहीं करेंगे जिनसे उनके सर झुके, मगर शायद जाने अनजाने में वो ऐसा कर जाते रहे थे। मुझे बेटी की ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी हो, मगर अल्लाह ने मुझे 4 बेटे दिए। फिर खुशी हुई कि ये मेरे बाजू हैं चारों। हमेशा एक मुट्ठी की तरह जोड़ कर तुम चारों को रखा मैंने, मगर शायद अब जिंदगियों में मनमानियाँ उतर गई हैं तुम्हारी सबकी। या शायद तुम चारों यही चाहते हो कि मुर्तज़ा मर जाए तो तुम चारों सुकून की जिंदगी गुजारो। उनकी सख्त आवाज़ पर उन चारों ने पहलू बदला था। तुम्हारे साथ जो भी मसला था ना, इस ड्रामेबाजी की बजाय तुम उसे बता सकते थे। वो अब डायरेक्ट आरिस से मुखातिब हुए। आयत को दाव पर नहीं लगा सकता था मैं, वो मजबूत लहजे में बोला। बकवास बंद करो, दोबारा आयत का नाम लबों पर भी मत लाना। कबीर गुस्से से उसे वार्न करने लगा। आरिस कुछ नहीं बोला। अब तुम्हें लगता है कि आयत खुश है क्या? मुर्तज़ा ने कबीर को रोका और आरिस की तरफ देखा। उनका लहजा बेलचक था। कम अज़ कम उस तकलीफ में नहीं है जिसकी हवा भी उसको छू जाती तो शायद खुद को कभी माफ़ ना कर पाता मैं। आरिस ने फिर से जवाब दिया। क्या चाहती है वो लड़की? मुर्तज़ा बोले, 20 करोड़। आरिस ने बाप की जानिब देखा जैसे पूछ रहा हो, अब बता दें। कबीर, जैन दोनों ने उसकी तरफ देखा, जबकि सालार तो पहले ही जानता था। और अब कहाँ है वो लड़की? मुर्तज़ा ने सालार की तरफ देखकर पूछा। मुझे नहीं पता, मुझसे कुछ मत पूछें। जहाँ भी होगी उसकी मौत बनकर उसी के पास आएगी। और अच्छा है, जीना हराम कर दे साले का वो नखुवत से बोला था। बस नहीं चल रहा था कि आरिस के मुंह पे थप्पड़ लगा दे। सालार, जो पूछा है उसका जवाब दो। मुर्तज़ा उसके टेढ़ेपन से वाकिफ थे, तभी जब्त से बोले। वो कुछ देर नहीं बोला, फिर आहिस्तगी से बताया। फिरोज फिलहाल उसे ठिकाने लगा चुका होगा, बाकी भी मैं देख लूंगा। वो छिपकली कितनी जुर्रत रखती है। वो सर झटक कर बोला, आज़ाद कर दो उसको। मुर्तज़ा ने हुक्म दिया और चारों ने उनकी तरफ देखा। अगर इतना ही आयत का ख्याल है उसको जो इसने किया है आयत के लिए, तो क्या उसके साथ रहकर उसकी हिफाजत नहीं करेगा ये? अगर इतना ही आयत का ख्याल है इस और जो इसने किया आयत के लिए, तो क्या ये इसके साथ रहकर उसकी हिफाजत नहीं करेगा? वो आरिस को सजा सुनाने लगे थे जैसे बाबा आयत की जान को खतरा है इस बीच से। आरिस भड़का था। कबीर ने भी भड़क कर आरिस को देखा। मुर्तज़ा अलबत्ता नॉर्मल थे। तुम किस लिए हो? बस उसे तकलीफ़ें देने के लिए? मुर्तज़ा ने गुस्से से कहा। अगर आयत इतनी ही अहम है तो बचाओ उसकी जान, भले अपनी ही जान दाव पर लगा दो। वैसे खैर तुम्हारा मामला आयत के फ़ैसले पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती है। आयत जो चाहेगी वो ही मैं चाहूँगा, और मैं मज़ीद ज़्यादती आयत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तलाक देगा ये आयत को। कबीर की बात पर सबकी जुबान तालू से लग गई। आरिस पर तो गोया पहाड़ टूटा। भैया, बकवास बंद करो अपनी। जिस काबिल हो तुम्हें उसी जगह पर रखा जा रहा है। इतना हीरो बनने का शौक था ना तो अपनी बीवी को एक नज़र देख लेते, उसे एतमाद में भी ले सकते थे तुम। मगर तुमने क्या किया? वो जो तुम्हारा दिल कर रहा था। अब आयत वो करेगी जो उसका दिल करेगा। तलाक तो होगी। ये सालार था। आरिस ढह ही गया। तलाक का फैसला आयत पर है। अगर वो चाहती है तो ये देगा उसे तलाक। ये मुर्तज़ा थे। कम अज़ कम आयत सारी उम्र की तकलीफ से तो आज़ाद हो जाएगी ना, और सुकून की ज़िंदगी गुजारेगी भैया आपके बिना। ये जैन था।
आरिस चारों तरफ से घिर गया था। क्या हो गया है आप सबको? वो बोला। वो जेनी यहाँ इस घर तक पहुंच गई थी। आयत को ऑब्जर्व कर रही थी वो। अगर वो आयत को या मेरे बच्चे को कुछ कर देती। मेरे पास नहीं है 20 करोड़, ना मैं उसे दे सकता था। वो मेरा गुनाह थी। उसके पास जाकर कम से कम आयत को और अपने बच्चे को तो प्रोटेक्ट कर सकता था ना मैं। आरिस ने असल मुद्दा बयान किया। एक बात याद रखना, फ्लॉप फिल्म के हीरो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए तकलीफ दे हीरो तो वो बकवास हीरो है। हीरो अगर अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए तकलीफ दे तो बकवास हीरो है वो। अपनी मोहब्बत के लिए दुनिया को आग लगा दे, परवाह ना करे कौन है, जड़ से उखाड़ फेंक दे। असल मर्दानगी ये है। और ये जो भोकस जुमले फेंक रहे हो ना, अपने मुंह में रखो। सालार ने उसे बुरी तरह घूरा और अपनी जगह से उठा। जितना मेरा नुकसान तुमने किया है ना, जी तो कर रहा है उल्टा लटका दूं। वो नागवारी से बोला। कबीर भी उठ गया, मुर्तज़ा भी उठे और आरिस जबकि आरिस यूं ही बैठा रह गया। आयत मुझसे कभी अलग नहीं होगी, वो जैसे तसल्ली देने लगा था खुद को। उन चारों ने कोई जवाब नहीं दिया। जैन, कबीर, सालार वहां से निकल गए। बाबा, आरिस ने बाप की तरफ देखा। मदद तलब नजरें थी। जाओ यहाँ से, वो सख्ती से बोले और स्टडी में चले गए। जबकि आरिस यूं ही खड़ा रह गया। कबीर अपने रूम में चला गया था, जबकि सालार अपने पोर्शन में जाने लगा कि उसे माँ के सिसकने की आवाज़ आई। उसके कदम जैन के रूम की तरफ मुड़ गए। नैन और जिमल के गले से लगी वो रो रही थी। मम्मा, सालार की आवाज़ पर उन्होंने सर उठाया तो सालार उनकी फूली आंखें देखता रह गया। उनके नज़दीक आया और मदीहा उसके सीने से लग गई। आज तुम लोगों को मेरी ज़रूरत महसूस नहीं हुई? इतनी ही बुरी हूँ ना मैं? मदीहा बोली और रोने लगी। ऐसी की तैसी सबकी दोबारा पंचायत लगवाऊंगा मैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? और ये आपका शोहर ज़्यादा नखरे नहीं दिखा रहा? देखता हूँ मैं ज़रा उन्हें भी। वो बोला। मत जाओ सालार, मैं माफ़ी के काबिल भी वाकई नहीं हूँ। मदीहा बेबसी से बोली। आरिस भी वहीं खड़ा था। मदीहा ने आरिस से रुख मोड़ लिया। आरिस जैसे बेचैन हुआ। वो अभी एक दिन पहले उनकी आंखों की बेबसी को इग्नोर करके निकला था और आज वो उनके पास आना चाहता था कि जैन ने रोक दिया। भैया मम्मा की तबीयत वाकई ठीक नहीं, रुक जाएं अभी। भैया मम्मा की तबीयत वाकई ठीक नहीं, अभी रुक जाएं, जैन ने कहा संजीदगी से। तो आरिस जैन को हैरानगी से देखने लगा। सालार मदीहा को लेकर कमरे से बाहर निकला और सीधा मुर्तज़ा साहब के दरवाजे तक पहुंचा और धड़ से खोल दिया। ये बदतहजीब सालार ही था, मुर्तज़ा जानते थे। मदीहा को एक नज़र देखकर चेहरा मोड़ लिया। मिस्टर मुर्तज़ा, मेरी मम्मा यहीं रहती हैं, अब यहाँ से कहीं ना जाएं और ना ही रोएं। वो बाप के करीब आया। थप्पड़ लगाकर मुंह सुजा दूंगा। बाप हूं मैं तुम्हारा, तमीज़ मत भुला करो। एक तो आपको रोमांस का मौका दे रहा हूं और भड़क भी मुझ पर रहे हैं। वो मध्यम आवाज में मुस्कुराहट रोकता बाप को घूरने लगा। कितने कमीने मरे होंगे जो तू एक पैदा हुआ होगा। मुर्तज़ा उसकी आंखों की शरारत पर तप खा गए। ये कोई वक्त था इस सब बकवास का डैड? गुड नाइट। आंख मारकर वो वहां से निकला, जबकि मुर्तज़ा दांत पीसने लगे उसकी मायनी खेजी पर। भला उनकी उम्र थी ये शोशे सहने की? मदीहा रोने लगी। वो मदीहा से सख्त खफा थे, तभी उसे इग्नोर करके दोबारा स्टडी में चले गए। नैन भी अपने रूम में जा चुकी थी। आयत अपने रूम में थी। आरिज एक बार फिर उसी रूम में आ गया जहां वो उसे तन्हा छोड़ गया था, जबकि जैन अपने रूम में चला गया। सालार भी अपने पोर्शन में जा चुका था, ये जाने बिना कि उसके साथ जुड़ी जिंदगी के लिए अब कोई कमरा नहीं बचा था। आयत का रूम ही था जिसमें वो रह रही थी। जिमल यूं ही खाली हॉल को देखती रही। तभी उसे एहसास हुआ अफशीन का, जैसे वो उसके इर्द गिर्द हो और जैसे अभी उसे जकड़ कर फिर से अदील के कमरे में बंद कर देगी। खौफ से रंग जर्द पड़ गया था उसका। यानी इतना उसके जहन पर वो सवार हो चुकी थी कि वो अपने आप ही उसका तसव्वुर करके घबरा गई। वो नहीं जानती थी कैसे, मगर उसके पाँव ने भागकर सालार के कमरे का सफ़र तय किया। गहरी सांसों की आवाज़ पर वो चौंका था। इतना थक चुका था कि अब किसी को देखने की हिम्मत नहीं थी। उसने टॉवल गर्दन से निकाला और उसे सोफे पर उछाल दिया। कोई है वहाँ? वो आईने के सामने खड़ा पूछने लगा, जबकि एक हाथ से पूरे कमरे में कर्टन्स खोल दिए थे। कमरे की रोशनी भी कम कर दी। ख्वाबनाक से माहौल में छोटी छोटी सांसों की आवाज़ ने उसे फिर से मुतवज्जो किया और उसके कदम दूसरे रूम की तरफ गए। जिमल की आंसुओं से लबरेज नज़रें उस पर उठीं। अलबत्ता सालार को महसूस हो रहा था कि उसकी थकावट उसके नज़दीक आने से ख़त्म होती जा रही थी और गहरी नींद उसे अपनी बाहों में भरने लगी। तो तेज रिंग टोन से सालार ने नागवारी से एक आंख खोलकर एक आंख खोली। जिमल की आंख खुली तो बेसाख्ता अंगड़ाई ले गई और जैसे इर्द गिर्द देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वक्त देखा तो उसकी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं, शर्मिंदगी से चेहरा पसीना पसीना हो गया। सब उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे।
کیسی نظروں سے دیکھیں گے وہ اسے کہ وہ سالار کے ساتھ سوئی ہوئی تھی؟ یا اللہ، اتنے سوالات اور اتنی ہی شرمندگی نے اس کے سکون دہ چہرے کو پریشان کر دیا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ڈر گئی اور اسے پہلے کہ وہ باہر آتا وہ ہوا کے جھونکے سے پر لگا کر وہاں سے نکلی۔ سالار نے بیڈ کی طرف دیکھا، بیڈ خالی تھا۔ مطلب محترمہ کو ہارٹ اٹیک آ چکا ہے۔ وہ مسکرایا۔ اس کا دوپٹہ بستر پر تھا۔ بستر کی سلوٹوں میں وہ نزدیک گیا اور اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس نے اپنے ہاتھ پر باندھ لیا اور خود تیار ہونے لگا۔ زمل نیچے آئی تو نیچے کچن سے سب کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے نیچے آ کر احساس ہوا کہ اس کے سر پر تو دوپٹہ نہیں، آگے کنواں پیچھے کھائی تھی۔ وہ ہلکان ہو گئی، بس اتنے میں ہی پریشانی سے ارد گرد دیکھنے لگی، تبھی پیچھے سے آیت کی آواز آئی، بھابھی۔ وہ گویا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، جبکہ آیت کے لبوں پر اپنے آپ مسکان آ گئی۔ اس نے زمل کا ہاتھ پکڑ کر اپنے روم میں کھینچ لیا، اس سے پہلے کہ کوئی اسے دیکھتا۔ زمل یہ سب نہ برداشت کرتے ہوئے رونے لگی۔ آیت البتہ ہنس رہی تھی۔ تمہارے ساتھ یہ سب ہوتا میں تب دیکھتی تمہیں، وہ شکوا کر گئی۔ دوپٹہ کہاں ہے آپ کا؟ آیت نے اسے چھیڑا۔ زمل نے اسے گھورنے کی کوشش۔ اچھا سوری، ایکچولی میں خود بہت شرمندہ ہوں۔ بڑے بھیا کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں؟ وہ افسردہ سی ہو گئی۔ کیوں؟ زمل نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایکچولی میں نے اتنی دیر کر دی آج، مجھے ان کے ساتھ جانا تھا۔ آیت نے کہا۔ او ہاں، تم تو سالار کے ساتھ چلی جاؤ، زمل نے مشورہ دیا۔ اتنا فرینڈلی اس کے منہ سے سالار کا نام سن کر آیت اپنی مسکراہٹ چھپانے لگی۔ زمل شرمندہ ہوئی اس بے اختیاری پر۔ آیت نے جبکہ مسکان دبا لی۔ اوکے، آپ فریش ہو جائیں، وہ بولی اور خود روم سے باہر آ گئی۔ زمل جبکہ سر تھام گئی۔ آیت جیسے ہی باہر نکلی، دوسری طرف سے عارض بھی اپنے روم سے نکلا۔ آیت نے لمحے بھر میں اپنی نگاہ پھیر لی۔ آیت، عارض کی پکار پر وہ سٹ پٹا گئی۔ کتنا مضبوط بننے کا ناٹک کرتی تھی، ہو تو تم وہی آیت نا؟ تبھی سالار نیچے اترا اور آیت کو دیکھ کر مسکرایا۔ کیسی ہو؟ وہ پوچھنے لگا۔ آیت نے سر ہلایا۔ سالار نے عارض کی طرف دیکھ لیا، تبھی آیت کی طرف دیکھا جس نے سر جھکا لیا۔ بھیا، آپ مجھے آفس چھوڑ دیں گے؟ وہ بولی تو عارض کے ماتھے پر کئی بل ڈلے۔ آفس؟ سالار بھی حیران ہوا۔ آیت آہستگی سے اسے بتاؤ گی نا؟ واو نائس یار، آئی ایم امپریسڈ۔ مگر میں نہیں ہوں، عارض نے بیچ میں ٹوکا۔ دونوں نے عارض کی طرف دیکھا۔ عارض واضح اس کی نظروں میں دیکھ رہا تھا۔ سالار بھی حیران ہوا۔ آیت آہستگی سے اسے سب بتا گئی۔ واو نائس یار، آئی ایم امپریسڈ، مگر میں نہیں ہوں، عارض نے بیچ میں ٹوکا تو دونوں نے عارض کی طرف دیکھا۔ عارض واضح اس کی نظروں میں دیکھ رہا تھا۔ آیت نے نگاہ پھیر لی۔ سالار جان بوجھ کر کچھ پل کو خاموش رہا۔ تم ایسا نہیں کرو گی، وہ اس کو حکم دیتا بولا۔ آیت اس کے اس طرح بولنے پر آنسو نہیں روک سکی، جبکہ سالار نے بھڑک کر عارض کو دیکھا۔ مائنڈ یور اون بزنس مین، وہ بولا اور آیت کو لے کر اترنے لگا۔ عارض نے دانت پیسے تھے آیت کے اس فیصلے پر، جبکہ سالار آیت کو لے کر ڈائننگ روم میں آ گیا۔